दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल के विषय में। मध्य पूर्व का छोटा सा देश, काफी उन्नत देश है। विशेषकर जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मानी जाती है इजराइल की। इस छोटे से देश में एक वर्ष में 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है कि सरकार का क्या होगा, किस प्रकार से बनेगी या नहीं बनेगी। और इस संभावना को अब नहीं नकारा जा सकता कि हो सकता है कि चौथी बार भी वहां आम चुनाव करना पड़े। तो आप में से बहुत सारों ने जो मेरे पहले के 2 भाग मैंने इजराइल पे किए थे, यदि आपने देखा होगा तो आपको बहुत कुछ तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मल्टी पार्टी सिस्टम कैसा है इजराइल का, और वहां वोटिंग किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी पार्टीज है, किस प्रकार की पार्टीज है, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं। लेकिन मैं संक्षेप में उन लोगों के लिए बता दूं जिन्होंने पहले के भाग नहीं देखे हैं। देखिए, इजराइल छोटा सा कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो लगभग 86 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है। मतलब हम मानते चले कि दिल्ली से कम पॉपुलेशन है इजराइल की, और उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ है 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम नहीं, 1 पार्टी सिस्टम तो चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, 2 पार्टी सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स में है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन में, इजराइल में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल एक तरह का यूनिफाइड देश है, यूनिकल्चरल तो है, यूनिकल्चरल देश है कि यहूदी देश है और सब एक जैसे लोग हैं, तो दे आर हाईली मिस्टेकन। इजराइल बहुत विविधताओं वाला देश है और उसकी विविधताएं आप इससे समझ सकते हैं कि हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है वह अरब है। और ये वो अरब नहीं है जो कि सेटलमेंट्स में या ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में हो। ये वो अरब लोग हैं जो 1 में से 5 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन बनते हैं, जो इजराइल के नागरिक हैं, जो वहां के पासपोर्ट कैरी करते हैं, जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, वहां नौकरियां करते हैं। और वास्तव में उनकी स्थिति जो है ना, दूसरे आसपास के जो अरब से बहुत अच्छी है। शैक्षणिक स्थिति भी अच्छी है, फाइनेंशियली भी दे आर मच बेटर देन अदर्स। और यहां तक कि आप ज्यूज में भी बात करें तो ज्यूज में भी जो है एक तरह के ज्यू नहीं होते जो हम सोचे कि एक तरह के ज्यू नहीं, उसमें भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी हैं, दूसरे भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं और इनकी अलग अलग पार्टियां भी हैं। और राइट विंग पार्टी से लेकर लेफ्ट विंग लेबर पार्टी भी है और सेंटर पार्टियां भी हैं। लेकिन मैं लेफ्ट को थोड़ा सा उसके विषय में इसलिए चर्चा नहीं करूंगा कि जैसा भारत में लेफ्ट की स्थिति है वैसा ही लेफ्ट इजराइल में भी हो चुका है। हालांकि सर्वाधिक समय लगभग 3 दशकों तक लेबर पार्टी के नेतृत्व में सब सरकार चली है वहां पर, लेकिन आज लेफ्ट की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर। अब जो भी कंपटीशन है, चुनावी कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन, दैट इज बिटवीन राइट एंड सेंटर और राइट विंग पार्टीज के बीच में है। और अमूमन तौर पर देखिए, इजराइल की पॉलिटिकल सिस्टम में मैं हमेशा एक टर्म उपयोग करता हूं। आपने यदि लेख भी पढ़े होंगे मेरे, तो उसमें भी मैंने यही बोला है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल। इजराइल की राजनीति में सब कुछ हो सकता है। जो हम अपेक्षा नहीं कर सकते वो भी हो सकता है। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं भारत में कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले? संभव नहीं है। लेकिन इजराइल में धुर विरोधी पार्टियां मिलकर भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना चुकी हैं और अभी भी एक संभावना है, यदि कुछ होता है तो वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ही बनेगी। अब थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा वहां के सिस्टम के विषय में बता दूं। इजराइल में कैंडिडेट टू कैंडिडेट चुनाव नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ एक कांग्रेस से खड़े हो गए, एक बीजेपी से हो गए, एक बीएसपी या एसपी से या शिवसेना से खड़े हो गए, वैसा सिस्टम नहीं है। इजराइल में केवल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते। और पूरी इजराइल को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक क्षेत्र, एक ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके हिसाब से माना जाता है कि संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा इजराइल एक ही माना जाता है। और फिर किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला है उसके आधार पर उतनी उसको सीटें मिलती हैं। इजरायली पार्लियामेंट इसको
नेसेट के नाम से जानते हैं। कुल सीटें होती है नेसेट में 120 सीटें हैं और एक ही दिन में पूरे इजराइल में वोटिंग होती है। लगभग 3.25% मत लगता है किसी भी पार्टी को नेसेट पे एंटर होने में। लगभग 30 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सबसे कम जो तीसरी बार एक साल में चुनाव हुआ था उसमें 8 पार्टियां नेसेट में एंटर हुई थी, बाकी नहीं हो पाई थी। ये इजराइल के इतिहास में सबसे कम पार्टियां नेसेट में एंटर हुई हैं। दूसरा चीज है कि इजराइल में अमूमन तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए, चुनाव जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 साल में एक बार। लेकिन इजराइल का 70 वर्ष का इतिहास है कि एवरेज में वहां की सरकारें 2 वर्ष से ज्यादा नहीं चली। 4 साल अभी तक कोई भी पार्टी की सरकार, कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। और 70 सालों में, 7 दशकों में एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी है जो बहुमत की बनी हो। हमेशा कंबाइंड सरकारें बनती हैं। थोड़ा सा मैं पार्टीज के विषय में बताऊं जो मेन पार्टीज हैं। सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में लिकुद पार्टी है। इट्स अ राइट विंग पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, अभी उनके ऊपर कुछ केसेस भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उनकी पार्टी है जिसके पास खुद के पास अकेले 120 में से 36 सीटें हैं। उसके बाद जो पार्टी है सेंटर पार्टी है, ये बेनी गेट्स की पार्टी है जो वर्तमान में वहां के स्पीकर भी हैं नेसेट के। इसको मिली थी 33 सीट्स, लेकिन इसमें अब स्प्लिट हो चुका है। उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, स्प्लिट क्यों हुआ है, स्प्लिट होने के बाद क्या स्थिति है, आगे की संभावनाएं क्या हैं। फिर एक और पार्टी थी जो पहले राइट पार्टी थी लेकिन अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये है बिनातू पार्टी। यह है लिबर्टमैन की। लिबर्टमैन जो पहले वहां के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। पहले ये भी राइट विंग पार्टी थी। बेसिकली रशियन जूस जो थे उनकी पार्टी थी, लेकिन अब ये सेंट्रिस्ट पार्टी हो गई है। फिर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बहुत सारी पार्टियां हैं। तोराह पार्टी है, शाज पार्टी है, यमीना पार्टी है। इन सबके भी अपने अपने अच्छे खासे वोट बैंक हैं, अच्छा खासा प्रतिशत है। अब ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा इजराइल को और प्लस एक बड़ा फ्रैक्शन है जिसके पास 120 पे से 15 सीटें हैं। ये ज्वाइंट लिस्ट पार्टी कहते हैं, ज्वाइंट लिस्ट कहते हैं, अरब ज्वाइंट लिस्ट। ये अरबों की पार्टी है। इसके पास 15 या 18 भी मैं आपको देख के बताऊंगा, जो मैंने मेमोज बनाए हैं उसमें 15 है या 18 सीटें कुल मिलाकर अरब पार्टी के पास है। पिछली बार जो दूसरा चुनाव हुआ था उससे ज्यादा लिस्ट के पास 15 है। दूसरे चुनाव में उसके पास थी कुल 13 सांसद थे और इस बार उनके पास 15 सांसद हैं। तो उसमें इजाफा हुआ है लिस्ट की उस पार्टीज में। अब हम बात करें कि अभी क्या स्थिति है। देखिए थर्सडे के दिन दोनों बेनी गेट्स जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं इजराइल के, और इजराइल में जो है बहुत सारे जो मिलिट्री मैन होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, वे पॉलिटिक्स में आते हैं। उसका कारण ये है कि इजराइल में सबके लिए लेट इट बी अ मैन और लेट इट बी अ वुमेन, इट्स कंपल्सरी टू वर्क फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन आर्मी। आर्मी में सेवाएं देना कंपल्सरी है, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी, एक निर्धारित समय के लिए। लेकिन इसमें अपवाद छोड़ा है। अपवाद ये है कि इसमें जो ज्यूज का जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को इस चीज से छूट दी है। और वो छूट इसलिए दी गई है और इसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इजराइल में। इजराइल के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे लिबर्टमैन की जो पार्टी है, बेनुतू पार्टी, उसका एक मेन जो इलेक्शन का विषय रहता है वह यह रहता है इस छूट को खत्म किया जाए। यहां तक कि जो ब्लू एंड व्हाइट बेनी गेट्स की पार्टी थी, बेनी गेट्स सेंट्रिस्ट हैं, लेकिन उनमें भी ये बात उठती थी बार बार। उनकी पार्टी के नेता भी उठा रहे थे कि इस पार्टी, इस समाज को, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समाज है, उसको मिलिट्री नहीं ज्वाइन करने की जो फ्रीडम दी है उसको रोका जाए। अब मैं आपको बताऊं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्या होता है ज्यूज में। देखिए हम एक फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े आसान शब्दों में यदि बात करना चाहें तो हमको इजराइल में या यूनाइटेड स्टेट्स में, या आप में से जो लोग लंदन या न्यूयॉर्क गए होंगे या पेरिस गए होंगे, वहां पर काफी हमको ज्यूज दिखते हैं जो बड़े बड़े काले कपड़े पहने रखते हैं, दाढ़ी होती है, उनके बाल भी कई बार ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, और ब्लैक कलर का हेड लगाए होते हैं। मतलब लगभग पूरे काले कपड़े, ओवरकोट, हेड लगा के रखते हैं। ये लोग होते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। इनमें और दूसरों में अंतर ये होता है कि ये लोग
अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो हैं वो इजराइल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते एज अ नेशन। उनका ये मानना होता है कि इजराइल जो है वह कोई इंसान को नहीं बनाना चाहिए था, ये तो परमेश्वर की तरफ से ही आना चाहिए था, ईश्वर की तरफ से ही बनना चाहिए। इसलिए वे इजराइल के जो मॉडर्न इजराइल स्टेट है, सही शब्दों में बोले तो मॉडर्न इजरायली स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। जब उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं तो फिर सेना में भर्ती होने की बात भी कैसे हो सकती है। इसलिए जूइश समुदाय के इस सेक्ट को सेना में सेवा देने से छूट है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल लाइन यही रहती है कि इस छूट को खत्म किया जाए। एक वो भी बर्निंग पॉइंट रहता है इजरायली पॉलिटिक्स का। अभी ये हुआ है कि पिछली बार हम देखें तो पिछले 3 चुनावों में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। फिर अंततोगत्वा यह हुआ कि जो 2 बड़ी पार्टियां, एक तो बेंजामिन नेतान्याहू की लिकुद पार्टी जो कि राइट विंग पार्टी है, बेनी गेट्स की फॉर्मर इजरायली जनरल की जो ब्लू एंड व्हाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इजरायली झंडा जो है उसमें 2 कलर होते हैं, ब्लू एंड व्हाइट, वहां से ही आया है शब्द ब्लू एंड व्हाइट, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है। इन दोनों ने सोचा कि हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाए। अब मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे जाऊंगा बेनी गेट्स की पार्टी ब्लू एंड व्हाइट जो एकमेव लक्ष्य को लेकर बनी थी और जो पूरा एक ब्लॉक खड़ा किया था उन्होंने इस बात को लेकर किया था कि बेंजामिन नेतान्याहू को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना। अब वो ही बेनी गेट्स जो हैं अब वे चाहते हैं कि वे कोalition कर ले और पावर शेयरिंग फॉर्मूले पे काम करें, जिसमें पहले जो हैं वो बेंजामिन नेतान्याहू प्राइम मिनिस्टर रहें और उनके बाद जो कुर्सी शिफ्ट होगी वो बेनी गेट्स को हो जाए। एक्सक्यूज मी। अब जब ये व्यवस्था की बात हुई तो उनकी पार्टी में फ्रिक्शन हो गया। उनकी पार्टी में कुछ नेता जो थे वो बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि ये जो ब्लॉक था ये 61 के आंकड़े पर 120 में से 61 के आंकड़े में पहुंच गया था, लेकिन इतना कम बहुमत की सरकार वैसे भी नहीं चल सकती थी, बहुत अनस्टेबल होती। फाइनली ये हुआ और उसमें उनको ज्वाइंट लिस्ट की भी सपोर्ट लेना पड़ता जो बहुत से नहीं चाह रहे थे अरब लिस्ट का। फिर बेनी गेट्स जब मिलते हैं नेतान्याहू से और इनकी आपस में बात शुरू होती है तो बेनी गेट्स की पार्टी अर्थात ब्लू एंड व्हाइट पार्टी में फ्रैक्शन तैयार होता है। उसके बाद जो स्पीकर का चुनाव होता है उसमें लिकुद पार्टी बेनी गेट्स को सपोर्ट करती है, लेकिन उन्हीं की जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बहुत सारे सांसद वहां नेसेट में नहीं आते हैं। और फिर बाद में ये बात होती है कि 15 सांसद मिलकर अलग ब्लॉक बना रहे हैं, 18 सांसद। तो बेनी गेट्स के पास बचते हैं 33 में से 18 चलेगा एक नई पार्टी बनाने के नाम पर, बचते हैं 15। अब बेनी गेट्स के पास आते हैं 15 सांसद, लेकिन चूंकि लिकुद का उनके पास सपोर्ट था, कुछ दूसरी पार्टीज का साथ था, तो वो लगभग 70+ वोट से स्पीकर बन जाते हैं वहां के नेसेट के। अब जो थर्सडे को वहां के प्रेसिडेंट ने इन दोनों को एक डेडलाइन दी थी, नेतान्याहू को और बेनी गेट्स को, कि अब आप फॉर्मूला लेकर आओ सरकार का और सरकार बनाओ। लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ बातों के ऊपर, विशेषकर जो सीनियर जुडिशियल फिगर्स को नियुक्ति करनी थी उसके ऊपर दोनों के मध्य बात नहीं बन पाई। और अब लग रहा है कि लेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक के चुनाव हो सकता है चौथी बार। हालांकि दोनों पार्टियां, दोनों नेता बेनी गेट्स और नेतान्याहू की पार्टी दोनों कह रहे हैं कि हम टॉकिंग टर्म्स में हैं, हम समाधान की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें हो सकता है कि समाधान नहीं हो पाए तो चौथी बार पुनः इजराइल में चुनाव होगा, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम इसलिए लगती है क्योंकि बेनी गेट्स की एक तो पार्टी टूट चुकी है, दूसरी बात बेनी गेट्स जो थे वे अभी तक ये बात करके आए थे कि नेतान्याहू को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, परंतु यदि वे खुद ही अब नेतान्याहू के साथ हैं तो फिर वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जनता के सामने। तो हो सकता है कि उनका इलेक्टोरल लॉस काफी ज्यादा हो जाए, तो शायद वे अभी नहीं चाहेंगे कि पॉल्स पे जाएं। फिर उनके पास भी एक बार्गेनिंग चिप है। वो बार्गेनिंग चिप यह है कि यदि जो जिसकी बहुत संभावना है
कि जो विरोधी पक्ष है वो नेतान्याहू को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए बिल लाता है नेसेट में। और आपको मालूम होगा कि इजराइल में विप वाला सिस्टम नहीं जैसे हमारे यहाँ होता है, तो बेनी गेट्स के पास बहुत सारे पावर बतौर सभापति रहते हैं कि वे उस पर नेतन्याहू का सपोर्ट कर सकें। तो ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक ग्लू पॉइंट होगा कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का समझौता हो जाए तो दोनों सरकार बना ले। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि इजराइल की राजनीति में हर चीज की होने की संभावना को नहीं नकारा जा सकता। हालांकि इजराइल के मेरे जितने दोस्त हैं पत्रकार हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो भी ऊब गए हैं 3-3 चुनाव से। हर कोई चाहता है कि अब वहां सरकार बन जाए, लेकिन देखते हैं, बिकॉज इट इज इजरायली पॉलिटिक्स, एनीथिंग कैन हैपन इन इजरायली पॉलिटिक्स।